Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आज की क्लास में करने जा रहे हैं फिर से हम जो कि लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का बेसिक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है और आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ग्रामर की हेल्प से और कभी कभी वर्ड्स के हिसाब से, उसके मीनिंग के हिसाब से हमें एक पैसेज के कुछ रिमूव्ड पार्ट को सॉल्व करना होता है क्लोज टेस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं आज एक नया क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में और आपके सामने क्लोज टेस्ट है और इसके काफी सारे ऑप्शंस मैं दूंगा आपको। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान से कि ये जो क्लोज टेस्ट आप देख रहे हैं इसमें ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इसमें ना ये यहां से लेके यहां तक एक पूरा पैसेज है। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन की तरह एक पैसेज लिखा हुआ है और आप देखो कि मैंने बीच बीच में से ना वर्ड्स को रिमूव किया हुआ है। जैसे उसको नंबर दे रखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से। यानी लगभग आप देखोगे तो ये 20 ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने रिमूव कर रखे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसमें से आपको अब चूज करना है ऑप्शन। अब बच्चे कह रहे सर ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? इसके लिए मिलेंगे आपको ऑप्शंस। जैसे मैंने नंबर 1 को रिमूव किया है ना, तो उस एक नंबर की जगह पे ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको बताना होगा कि वहां पे एप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे नंबर 20 का क्वेश्चन करोगे या 10 का क्वेश्चन करोगे तो 10 के आपको देखो 4 ऑप्शन मिले, इन्हीं में से कोई एक आपको वहां जो रिमूव्ड पार्ट है जैसे नंबर 10 यहां पे क्या फिल करना होगा आपको देखना होगा। नंबर 10 पे क्या लगा होगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, आपको 4 में से कोई एक वर्ड चूज करना होगा। आपके एग्जाम में इस तरह से ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं पर मैंने नंबर लिखा हुआ है। ये सब ब्लैंक्स मान के चलो कि ये ब्लैंक्स है और आप इस ब्लैंक्स की जगह पे कोई वर्ड यूज करोगे, वो आपको देखना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आपको सुटेबल वर्ड जो लगेगा वो आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे ही कोई कॉम्प्रिहेंशन आता है ना तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करनी होती है कि आप एटलीस्ट पता चल जाए कि क्या थीम है इस पूरे पैसेज का, बोलना क्या चाह रहा है राइटर। बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को अब अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पढ़ेंगे हम और क्या लिखा हुआ है आप एक जस्ट आइडिया लेना है। देखो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपको, मैं हमेशा से बोलता हूं हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं करनी है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के देखना चाहिए, एक क्विक रीजन करनी चाहिए कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किससे रिलेटेड आपका ये होने जा रहा है। ठीक है ना, पैसेज किससे रिलेटेड है। जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखा हुआ है कि वंस द बॉडीज रिमूव्ड, इसका मतलब बॉडी के रिमूव होने की बात हो रही है। द पुलिस ऑफ द एरिया अराउंड र्यून्स का मतलब, अब देखो जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसका मैं हल्का सा एक आइडिया देता रहूंगा आपको, उसका एक आइडिया हम लगा लेंगे। र्यून्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बर्बाद हुई चीजें, बर्बाद हुई। जिसको मान लो कोई बिल्डिंग है, क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि बॉडीज को रिमूव किया गया, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ कैजुअलिटीज हुई होंगी, कोई हादसा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा किया गया है। पुलिस भी आई है और पुलिस ने क्या किया है, अराउंड द एरियाज को र्यून्स का मतलब एक तरह से खंडर बोल सकते हो आप, जहां पे सब कुछ तहस नहस बर्बाद हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, विनाश हो चुका है, और बर्बाद हुई चीजें जो बड़ी है, मलबा जो पड़ा हुआ है उसको र्यून्स बोलते हैं, खंडर बोल सकते हो आप। ठीक है ना, खंडर मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लेवल पे सब डिस्ट्रक्शन हो चुका है वहां पे। तो र्यून्स मतलब आप खंडर मान के चलो, बिल्डिंग जैसे खंडर हो जाती है। उसके बाद केप्ट द क्राउड अवे, यानी उसको क्राउड को दूर रखा गया है। विद इन, एक हल्का सा आइडिया लेना है, विद इन आवर्स, बस कुछ समय के अंदर अंदर। द वर, क्योंकि मैंने वो वर्ड रिमूव किया है, बाद में हम देखेंगे ऑप्शन में, लेकिन एक आइडिया मिलने जा रहा है कि क्या हम इस कॉम्प्रिहेंशन में डील करने जा रहे हैं। वर गिवन टू एन FBI टीम फ्रॉम जैक्सन। ठीक है, तो जैक्सन की तरफ से कोई टीम वगैरह आई होगी, FBI की टीम। एंड बिफोर द डार्क से पहले डिमोलिशन, क्या लिखा है? डिमोलिशन। तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? तो डिमोलिशन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं, लिखा डिमोलिशन यूनिट भी साथ में लिखा हुआ है ना, तो ये एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है डिमोलिशन। तो डिमोलिशन का मतलब होता है तोड़फोड़ करने वाली यूनिट, लिखा ना डिमोलिशन यूनिट वॉज, तो कोई ना कोई एक तोड़फोड़ करने वाली, जो तहस नहस करने वाली जो यूनिट है वो आई होगी।
वो आ गई होगी। तो डिमोलिशन का मतलब एक एडजेक्टिव, तोड़फोड़ वाली एक यूनिट है। उसके बाद थ्रू द रबल, रबल का मतलब क्या हुआ? रबल का मतलब एक तरह से मलबा हो सकता है, मलबा। रबल का मतलब कि अगर कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो मलबा जो बच जाता है उस मलबे को क्या बोलते हैं? रबल। तो थ्रू द रबल यानी रबल के बीच में से, मलबे के बीच में से कोई क्या आया होगा? एक डिमोलिशन की यूनिट आई होगी, तोड़फोड़ करने वाली। और डजन्स ऑफ एफबीआई एजेंट्स, काफी ज्यादा है, डजन्स ऑफ एफबीआई एजेंट्स हैं, बिगन द टेडियस, टेडियस का मतलब बोरिंग होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है। तो टेडियस, बिगन टेडियस ऑफ पिकिंग अप एवरी पीस, यानी जो भी वहां चीज रही होगी उसके पिकिंग अप एवरी पीस, हर पीस को उन्होंने पिकिंग किया होगा, एग्जामिनिंग किया होगा, शोइंग इट टू समवन, किसी और को दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जो वहां पे मलबा है उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए। देन इट अवे टू बी फिटेड, फिर उसको क्या किया होगा? फिट कर दिया गया होगा, अवे, दूर ले जाने के लिए, ऑन अनदर डे। एंड कॉटन वेयर हाउस, तो एक वेयर हाउस भी है कॉटन का। ऑन द टाउन वॉज, यानी टाउन के अंदर कोई होगा वेयर हाउस, क्योंकि रिमूव्ड वर्ड आगे पढ़ने हैं अभी आपको, ये ध्यान रखना। तो एक थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं हम लोग। एंड बिकम द डैश फॉर द रबल, और वहां पे उसी वेयर हाउस में रबल होगा, इकट्ठा किया होगा मलबे को। विद टाइम के साथ साथ द एफबीआई कंफर्म, फिर बाद में एफबीआई की जो टीम आई होगी उन्होंने कंफर्म कर दिया होगा व्हाट इट इनिशियली, कि इनिशियली शुरू में क्या हुआ होगा, कैसे वो जो घटना हुई है वो कैसे हुई होगी। द किलर के बारे में बताया गया, हैड यूज डायनामाइट, डायनामाइट का मतलब क्या? डायनामाइट का मतलब एक तरह से बारूद। तो उसने क्या यूज किया होगा? डायनामाइट यूज किया होगा, टाइमर यूज किया होगा और फ्यू वायर्स यूज किए होंगे। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है बम ब्लास्ट की बात चल रही है यहां पे। द वेपन्स हैड बीन जस्ट अ बेसिस बम, एक बेसिक सा बम होगा। टुगेदर बाय अ हैक लकी इनफ नॉट किल्ड हिमसेल्फ। तो इस तरह से पता चलता है कि इस कॉम्प्रिहेंशन का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं ना आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और उस बम ब्लास्ट के अंदर, ठीक है, बाद में टीम आई है, वहां का मलबा, वहां का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहां के नमूने इकट्ठे करने के लिए, और फिर बाद में उन्होंने ये कंफर्म भी किया होगा एफबीआई की टीम ने कि किस तरह से वो रहा होगा सीन, कैसे वो बम ब्लास्ट हुआ होगा। तो आगे बताया भी गया है कि डायनामाइट, टाइमर और फ्यू वायर्स का उसमें यूज किया गया होगा। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब हम देखेंगे कि जो इससे सुटेबल जो मैंने वर्ड्स रिमूव किया है वो क्या क्या हो सकते हैं। आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आते हैं एक साथ, लेकिन मैंने आपको 20 ऑप्शन दिए हैं ताकि एक के साथ ही अच्छी खासी प्रैक्टिस की जा सके। आप एक बार फिर से आइडिया ले सकते हो इसका, क्योंकि देखो एक बार आइडिया लेना बहुत जरूरी है। आपने एक क्विक रिवीजन करी आराम से, जो डिफिकल्ट वर्ड है हल्का फुल्का उनका मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा मीनिंग पता होने की जरूरत नहीं होती। आप लाइन के अकॉर्डिंग उनको मैच करते चले जाना, आपका आंसर बनेगा। अब देखो, अब मुझे क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का एक पहले मैंने थोड़ा आइडिया ले लिया है तो मुझे थोड़ा आसान लगेगा। यही आपको करना है, ऐसे नहीं कि सीधे क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया तो लोगे ना, एक क्विक रिवीजन तो हमेशा करना चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो अब मैं अपने 4 ऑप्शन के साथ उन ऑप्शन को, यानी जो आपको ऑप्शन मिले हैं उसको रिलेट करूंगा। तो ये क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले का आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। देखो जी, पहले का आंसर क्या है? लिखा है ना कि वंस द बॉडीज डैश रिमूव्ड, तो यहां पे रिमूव्ड से पहले कोई वर्ड चाहिए हमें कि बॉडी को रिमूव कर लिया गया होगा, ठीक है, वंस, एक बार। तो वर होगा, टोल्ड होगा, सैड होगा कि स्पोक होगा? टोल्ड, सैड, स्पोक का कोई बात नहीं हो रहा, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, रिमूव्ड से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए यहां पे वंस द बॉडीज वर रिमूव्ड, बन गया आंसर पहला। फिर द पुलिस डैश ऑफ द एरिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, पुलिस ने एरिया को क्या किया होगा? बंद करा दिया होगा, उसको पैक करा दिया गया होगा। तो कुछ इस तरह का वर्ड देखो, तो पुलिस ने एरिया को सील करा दिया होगा, पुट करा दिया होगा, सेड करा दिया होगा या टोल्ड करा दिया होगा। तो आपको बताना है उस एरिया को क्या कर दिया गया होगा? पुट ऑफ, यानी क्या किया होगा? पुट ऑफ द एरिया अराउंड द रूम्स, या फिर सील द एरिया अराउंड द रूम्स। एरिया को क्या कर दिया होगा? सील कर दिया गया होगा, ठीक है, उसको क्या कर दिया होगा? एरिया को सील कर दिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? सील्ड,
ठीक है, सील्ड इसका आंसर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से, ठीक है। तो पुलिस सील्ड ऑफ द एरिया अराउंड द ruins, लेकिन साथ में देखो ऑफ भी लगा हुआ है, सील्ड ऑफ या पुट ऑफ लगा है, यानी इस वर्ड के अकॉर्डिंग वैसे सील सही था लेकिन ऑफ लगा है, तो ज्यादा सुटेबल क्या लग रहा है, पुट ऑफ होना चाहिए। पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, बंद कर दिया, उस एरिया को बंद कर दिया, उस एरिया को बंद कर दिया। तो इसका आंसर ऑफ की वजह से, अगर ऑफ ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको सील्ड को ना मानते हुए सुटेबल ज्यादा क्या रहेगा, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब बन जाएगा, अगर ऑफ ना होता तो सील हम आंसर मान लेते, लेकिन इससे ऑफ लिखा है क्योंकि, तो ऑफ की वजह से हमें आंसर क्या मानना होगा, यहां पे पुट ऑफ सही रहेगा, सुटेबल वर्ड पुट ऑफ है। तो पुट ऑफ द एरिया अराउंड द ruins, यानी खंडर के चारों तरफ का एरिया, केप्ट द क्राउड अवे, और क्राउड को अवे कर दिया होगा, दूर कर दिया होगा। तो यहां थर्ड नंबर पे क्या होगा, देखो ऑप्शन देखते हैं पहले, बिकॉज नहीं आएगा, हाउएवर नहीं आएगा, एंड ऑल्दो। भाई ठीक है ना कि उन्होंने क्या किया होगा, दोनों बैलेंस की चीजें, कि पहले तो उस एरिया को बंद कर दिया गया होगा, फिर क्राउड को दूर कर दिया गया होगा। तो इसका मतलब दोनों बैलेंस दिखाने के लिए यहां पे एंड लगाना चाहिए, तो एंड सुटेबल वर्ड है, एंड केप्ट द क्राउड अवे, और अवे दूर कर दिया होगा क्राउड को, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आती है। तो पहले का आंसर अगर हम देखें तो क्या होगा, वर, फिर आएगा ऑफ की वजह से पुट लगाना पड़ेगा आपको, और बिकॉज, हाउएवर और ऑल्दो का कोई सेंस नहीं। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि, यहां हाउएवर तो भी, और ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। तो लेकिन हमें दोनों सिचुएशन दिखानी है एक जैसी, तो हम एंड का यूज यहां पे करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे वर्ड लिखा है प्रेमिसेस, सॉन्ग्स, स्पून्स, प्लेसेस। अब देखो किस तरह से हमारे से आगे क्वेश्चन पुट किया गया है कि विद इन आवर्स, कुछ समय के अंदर अंदर द डैश वर गिवन टू एन FBI टीम, ठीक है। तो कुछ समय के अंदर अंदर FBI टीम को क्या दिया गया होगा, अब देखो जरा क्या क्या दिया गया हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रेमिसेस हो सकता है, रहने की जगह दे दी गई हो, बिल्कुल हो सकता है। सॉन्ग्स दे दिए गए होंगे क्या, ऐसा तो नहीं है। स्पून्स दे दिया हो, ऐसा भी नहीं है। प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रेमिसेस इसका आंसर सही रहेगा। सुटेबल वर्ड जो है ना, अगर रिमूव करते हुए देखो तो आपका जो सुटेबल वर्ड बनता है वो क्या होता है, प्रेमिसेस। तो यहां पे हमें आंसर में प्रेमिसेस लिखना चाहिए कि विद इन आवर्स द प्रेमिसेस वर गिवन टू एन FBI टीम फ्रॉम जैक्शन से उन्हें कुछ रहने के लिए जगह वगैरह दे दी गई होगी कुछ समय के लिए। ओके, नेक्स्ट, एंड बिफोर डार्क से पहले, ठीक है। डिमोलिशन यूनिट वॉज, जो डिमोलिशन यूनिट वॉज की जो तोड़फोड़ करने वाली यूनिट होगी, मलबा को इधर उधर इकट्ठे करने वाली टीम, वॉज डैश। तो क्या किया गया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, तो यहां पे ईटिंग कर दिया गया होगा, शिफ्ट कर दिया गया होगा, डांस कर दिया होगा, कि सिंगिंग कर दी होगी। भाई शिफ्ट किया जाएगा ना, उन तोड़फोड़ करने वाली टीम को क्या कर दिया गया होगा, शिफ्ट कर दिया गया होगा। तो इसका आंसर सुटेबल जो बन रहा है वो क्या कर दिया गया होगा, शिफ्ट कर दिया गया होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया होगा। तो आप 5वें नंबर पे शिफ्ट लिखोगे, यहां पे शिफ्टेड वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, तो शिफ्ट से बनेगा शिफ्टिंग कर दिया, शिफ्टेड कर दिया होगा। आगे देखते हैं, थ्रू द रबल, यानी रबल के अंदर से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया होगा। फिर डजन्स ऑफ FBI एजेंट्स, यानी दर्जनों की संख्या में FBI एजेंट्स डैश बिगेन द टेडियस। अब क्या उन्होंने शुरू किया होगा, भाई दर्जनों की संख्या में FBI जो एजेंट थे, उन्होंने अपना ये बोरिंग सा काम, थकाने वाला काम, टेडियस का मतलब होता है थकाऊ, जो थका देती है चीजें, तो थकाऊ काम तो होता ही ऐसा हमेशा से, डैश ऑफ पिकिंग अप एवरी पीस। तो जरा देखो इनका आंसर क्या बन सकते हैं, तो देखो जरा, तो किस तरह का एक्शन होगा, तो सोलोमनी, हैप्पीली, टोटली और कंप्लीटली, इनमें से आप सोचो कि कैसा आपको वर्ड चाहिए। तो आपको सोलमली चाहिए, जो सोलमली होता है उसका मतलब क्या होता है, सोलमली का मतलब होता है गंभीरता से, ठीक है। सोलमली गंभीरता से, हैप्पीली खुशी से, टोटली पूरी तरह से, कंप्लीटली भी पूरी तरह से, तो दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर गंभीरता से होना, उन्होंने गंभीरता से काम शुरू कर दिया गया होगा।
उन्होंने कैसा काम शुरू कर दिया होगा? बड़ी गंभीरता से, ध्यान से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया गया होगा। तो इस तरह से आंसर 6 में लिखोगे आप, डजन्स ऑफ FBI एजेंट्स सोलमली बिगन द टेडियस, गंभीरता से यह थकाने वाला काम, टेडियस काम, देखो अपने आप रहा है, टेडियस वर्क शुरू कर दिया गया होगा, टेडियस वर्क। तो यहां पे वर्क लिखा है, टास्क लिखा है, देखो टास्क, तो आंसर क्या होगा? टेडियस टास्क। आगे तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है? ये समझ में आया? 7 तक हो गए हमारे आंसर। अब आगे देखो, उसके बाद ये टास्क, टेडियस टास्क ऑफ पिकिंग अप एवरी, क्या चीज करना? हर एक पीस को। कौन से पीस को? अब जरा देखो कौन सा पीस लिखा हुआ है इसमें, कैसे कैसे पीस लिखा हुआ है, जरा इस बात पे हम ध्यान देंगे। एक लिखा है जाइग्नेटिक, जाइग्नेटिक समझते हो? जाइग्नेटिक का मतलब होता है विशाल, जाइग्नेटिक, जाइंट जिसको बोलते हैं। जाइग्नेटिक का मतलब एक बड़ा, टाइनी छोटा, केयरफुल का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पीस लिखा है। अब पीस या तो जाइग्नेटिक होगा, बहुत बड़ा होगा, या फिर टाइनी छोटा होगा, या फिर इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब विशाल होता है। तो कहने का मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम है ना, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। टाइनी पीस, छोटे छोटे पीस को उठाने का काम शुरू कर दिया गया होगा। अगर ये ठीक है तो फिर वो भी ठीक है। तो इसलिए पता चलता है टाइनी पीस, छोटे छोटे पीस को उठाना, एक एक पीस को ध्यान से उठाना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है। देखो तो क्या, आगे देखते हैं। तो क्या आंसर बना हमारा यहां पे? टेडियस टास्क ऑफ पिकिंग अप एवरी टाइनी पीस, एग्जामिनिंग, शोइंग। एग्जामिनिंग किसको एग्जाम किया भाई? इस पूरे सिचुएशन को, बम ब्लास्ट हुआ है उसको एग्जामिन किया ना। तो बम ब्लास्ट के लिए देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, उसको देखते हैं जरा। 9 में देम हो सकता है, इट हो सकता है, हिम, लड़का थोड़ी ना है बम ब्लास्ट, ही भी नहीं हो सकता है, ये गलत है। या तो इट होगा या देम, लेकिन एक बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? इट लिखा जाएगा। एक बम ब्लास्ट के लिए क्या लिखा जाएगा? इट लिखा जाएगा। देम का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यूज कर रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन। अब इट तो नॉन लिविंग भी होता है, एक की बात करने के लिए लिखा है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट में देखिए, अब 10th नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है? शोइंग टू समवन, शोइंग टू समवन डैश देन। अच्छा, छोटे छोटे पार्ट को उन्होंने एग्जामिनिंग इट, उसे इकट्ठा किया, जांचा। शोइंग इट, क्या करने के लिए? शोइंग इट समवन एल्स, किसी दूसरे को दिखाने के लिए। तो जरा ऑप्शन देखो क्या लिखा है? अदर, फॉल्स, एल्स, देन। तो समवन क्या होता है? एल्स, समवन एल्स, किसी और को। तो यहां पे एल्स होना चाहिए आंसर, ठीक है ना? तो देखो इस तरह से 10 क्वेश्चंस हमारे बन चुके हैं, ठीक है? ऐसे बनाना है आपको। देखो मैंने तो ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कॉम्प्रिहेंशन की तरह डील करो। आप क्लोज टेस्ट बनाते हो, पहले कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया करो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, एक क्विक रिवीजन करा फटाफट से, और एक हल्का सा आइडिया जरूर लेना चाहिए कि किस टॉपिक पर बात चल रही है। जैसे मुझे आइडिया मिला कि बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात हो रही है, तो उससे थोड़ा आइडिया जल्दी मिलता है फिर क्या क्या होना चाहिए। कुछ वर्ड हम इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है ना? जैसे समवन लिखा था तो मैंने एल्स लिख दिया, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए मैंने इट लिख दिया, पीसीस छोटे छोटे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें ना धीरे धीरे पता चल जाती है अगर पहले से थोड़ा सा हमें आइडिया मिला हो, ठीक है जी? चलो 10 के बाद अब आगे की क्वेश्चन करते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन करने हैं। जरा देखो, अब आगे लिखा हुआ है क्या कि 10 के बाद देन के बाद डैश इट अवे टू बी फिटेड, यानी जो छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं उसको दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? क्या देन इट अवे टू बी फिटेड डैश ऑन अनदर डे। तो 11 और 12 में देखो क्या हो सकता है, आप आंसर देखो। पुलिंग कर उनको किया होगा, क्या पैकिंग किया होगा, या फिलिंग किया होगा, या प्लकिंग किया होगा? भाई आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को, पीसीस को क्या करोगे? पैक करोगे ना। आप अपने कोई भी आपके पास चीज है उसमें उसको पैक करके रखोगे ताकि बाद में अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, दिखाया जा सके किसी को। तो पैकिंग इसका आंसर होगा, ठीक है? हाँ, तो पैकिंग इसका आंसर रहा होगा। तो आंसर पैकिंग होगा 11 में कि देन पैकिंग इट अवे टू बी फिटेड डैश ऑन अनदर डे। फिटेड टुगेदर, एक साथ। तो यहां पे फिटिंग टुगेदर लिखना पड़ेगा आपको। टुगेदर विद इन नहीं होगा, सैडली नहीं होगा, एज वेल नहीं होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे? टुगेदर, एक साथ होगा इसका। आगे देखो ऑप्शन क्या लिखा है? एंग्री, एम्प्टी, हंग्री। भाई एंग्री का कोई हमारे टॉपिक से रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, तो एंग्री तो नहीं होगा, ठीक है?
हंगरी, भूख की बात हो रही है क्या? नहीं। अरे देखो, एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं ना जब हम, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि 2-3 ऑप्शन तो आप ऐसे हटा दोगे कि उसका कोई हमारे पैसे से लेना देना है ही नहीं, ना हंगरी का लेना देना, ना एंग्री का, और थ्रस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखो अब यहां इसका हो सकता है, क्योंकि भाई कोई स्पेस खाली की बात हो सकती है, तो वैसे भी मैंने ऐसे बिना पढ़े भी डिलीट हो जाते हैं ऑप्शन कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि माइंड गेम होती है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है ये कि आपको लगे कि हाँ बहुत टफ क्वेश्चन आता है, कभी कभी ना देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा ना, तो लिमिटेड टाइम में टाइम का गेम है, तो कभी कभी आप देखना कि ऑप्शंस में 2-3 ऑप्शन वैसे ही हटा सकते हो आप लोग, कभी कभी ऐसा भी होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अब मैं जो आपके सामने 13 नंबर का मैंने जो क्वेश्चन किया, एन डैश कॉटन वेयर हाउस, तो कॉटन हेयर वेयर हाउस कैसा रहा होगा? खाली रहा होगा, है ना। तो एन एम्प्टी, और एम्प्टी में अ का साउंड आ रहा है और अ का साउंड में एन भी आता है, ये भी पता चलता है। एन एम्प्टी कॉटन वेयर हाउस ऑन द डैश ऑफ टाउन, भाई टाउन का क्या रहा होगा? एज हो सकता है, उसका एक पार्ट हो सकता है, तो एज आप देखो इसमें लिखा भी हुआ था, मैंने पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ देखो टॉप ऑफ द टाउन, कोल्ड ऑफ द टाउन नहीं हो सकता, और कॉर्नर ऑफ द टाउन और एज, तो इसमें क्या यूज किया जाएगा? एज ऑफ द टाउन, एज ऑफ द टाउन। आगे शोड लिखा हुआ है, डिमोलाइज्ड लिखा हुआ है और लीडेड लिखा हुआ है। डिमोलाइज्ड वेयर हाउस के अंदर की बातें चल रही है ना, कि वो एम्प्टी है, वो एम्प्टी है, और टाउन के एज पे है, टाउन के एज पे है, और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाउन के एज पे है, वॉज डैश एंड बिकम द डैश फॉर द। अब यहां पे डिमोलाइज्ड वर्ड नहीं फिट बैठ रहा, नष्ट होने की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, नष्ट होने की बात 15 में नहीं हो रही है, और इसीलिए ये तो नहीं होगा। शोड दिखाने वाली बात नहीं हो रही, अगर ये नहीं तो डिस्ट्रक्ट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? लीडिड, यानी वो लीड कर रहा होगा, यानी सब कुछ वही हो रहा होगा, तो इसका मतलब हुआ कि वॉज लीडिड, एज ऑफ द टाउन वॉज लीडिड एंड बिकम द डैश फॉर द रबल। हां, सारा रबल वहीं इकट्ठा कर लिया होगा, मलबा सारा वहीं इकट्ठा कर लिया होगा, ठीक है। रबल के लिए क्या लिखा हुआ है 16 में, जरा ऑप्शन देखें एक बार, देखो ध्यान से, ऑप्शन 16 में क्या ऑप्शन रहा है, देखो आपको दिखाई देगा यहां पे, आप बड़े ध्यान से पढ़ लो इसको। रिपोजिटरी होगा, रिपोजिटरी, प्लेट होगा क्या? नहीं होगा, वर्क होगा? नहीं होगा, टास्क नहीं होगा। तो रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया हुआ, सारा मलबा वहां क्या किया होगा? रिपोजिटरी का मतलब जस्ट लाइक फंड, जैसे फंड को इकट्ठा करते हैं, तो रिपोजिटरी का मतलब वहां पे उसको इकट्ठा किया होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। तो रिपोजिटरी होना चाहिए आपका आंसर 16 का, बिकम द रिपोजिटरी फॉर द रबल, रबल के लिए वो एक तरह से इकट्ठा हो गया वहां पे, यानी कहने का मतलब यहां से बन रहा है कि एक वेयर हाउस का जो कॉटन का रहा होगा वो खाली होगा, एज ऑफ द टाउन रहा होगा, और उसमें सारा का सारा क्या इकट्ठा कर दिया होगा? रबल इकट्ठा कर दिया होगा। विद टाइम द FBI डैश कंफर्म्ड, क्या कंफर्म कर दिया उन्होंने? कि व्हाट इट इनिशियली, देखो जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे ना हम, तो ऑप्शन देखना जरूरी है, तो आप उन्होंने क्या कर दिया होगा? कंफर्म, हैड, इज, वुड, वॉज। अब देखो यहां ग्रामर हेल्प कर रही है, देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन लिखा तो कंफर्म है, कंफर्म्ड तो नहीं लिखा हुआ है, ये तो नहीं आ सकता है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, या आईएनजी आता है, तो इससे पता चलता है मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट की बात चल भी रही है, तो वुड आंसर होना चाहिए। यही देखो आप ध्यान से, आप देखो ग्रामर भी तो हेल्प करती है, कंफर्म लिखा हुआ है भाई, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। कंफर्म, भाई FBI ने कंफर्म कर दिया गया होगा, तो यहां पे कंफर्म्ड नहीं है ना, तो हैड नहीं, इज नहीं, वॉज नहीं, आपको यहां वुड चाहिए मोडाल पास्ट की बात करने के लिए। व्हाट इट इनिशियली अम्यूज, यानी एक तरह से किस तरह से पहले रहा होगा, तो अम्यूज्ड, सॉरी एज्यूम्ड, एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? कुछ पहले से ही हम कल्पना कर लेते हैं, एज्यूम कर लेना, गैस कर लेना, ठीक है,
ट्राइड कर लेना और पुट कर लेना। तो आप बताओ, एज्यूम्ड और गेस भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। गेस करना और एज्यूम करना बात तो एक ही है, और आप यहां ट्राइड तो नहीं लिखोगे और पुट भी नहीं लिखोगे। तो अब इनमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है, और ये मैं देखूंगा अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जरा देखो, यहां पे लिखा है व्हाट इट इनिशियली एज्यूम्ड या गेस। सोचो जरा, पास्ट की बात चल रही है तो सेकंड फॉर्म आएगी ना, इसीलिए हमें आंसर में एज्यूम्ड लिखना चाहिए। यहां पे क्या लिखेंगे? एज्यूम्ड लिखेंगे। क्लियर हुआ? एज्यूम लिखना है, क्योंकि देखो पास्ट की बातें चल रही है तो पास्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। अगर वर्ब लिखी है तो सेकंड फॉर्म लिख सकते हो ना, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। द किलर अ बेसिक बॉम्ब डैश टुगेदर। ठीक है, उसने बेसिक बम को क्या कर दिया होगा? टुगेदर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे आंसर क्या होगा। ब्लॉक कर दिया गया होगा, नहीं, फिस्ड कर दिया होगा। भाई ऐसा बम को फिस्ट कौन करता है? क्या करते हैं? उसको हुक कर दिया होगा, कहीं पे उसको हुक कर दिया गया होगा। ठीक है ना, तो उसको बॉम्ब को एक हुक कर दिया गया होगा। फिस्ट नहीं हो सकता, ब्लॉक नहीं हो सकता, कंप्लीटेड नहीं हो सकता। फिर आगे आया 20 में, टू हैव, टू डू, टू बी, हैव बीन। अब इसको देखो ध्यान से, देखो हमें टर्न करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए बार बार, लेकिन आपका तो पेपर पे अगर होता तो आप सामने से देख लेते, बड़ा आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है ना, मुझे टर्न करना पड़ रहा है बार बार, लेकिन आपके सामने होगा, और आपके सामने अब स्क्रीन भी होगी तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा ये। और अगर आपका अगर कंप्यूटर पे करते हैं तो आपको भी ये हैबिट होनी चाहिए कि फटाफट से टर्न करना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, कभी कभी होता है कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन कहीं और स्लाइड पे है और क्वेश्चन जो हमारे किसी और स्लाइड पे है, तो इसलिए ऊपर नीचे हमें फटाफट से करना पड़ता है। तो देखो जरा, hooked together by a hack, lucky enough not dash killed, dash killed। अब killed क्या है? सेकंड फॉर्म, और इससे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो भाई हैव आता है थर्ड फॉर्म से पहले, तो इसीलिए आपको आंसर में क्या लिखना चाहिए? यहां पे हैव होना चाहिए। तो ऑप्शन भी आपके यही लिखे हुए होंगे। देखो, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है, टू डू के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, बी के साथ आ सकती है, और हैव के साथ भी आ सकती है, हैव के साथ भी आ सकती है। तो आप ध्यान दे, अब देखो या तो टू हैव लिखोगे या फिर हैव लिखोगे, इन दोनों में टकराव होगा। अब देख लो ध्यान से, हैव के टू हैव ग्रामर हेल्प करेगी, और कैसे हेल्प करेगी वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे हेल्प करेगी। ठीक है जी, देखो यहां से लेके अब बेसिक हुक था ना, टुगेदर बाय द हैकर। अब देखो एक बार एक सेंटेंस में वर्ब आ जाती है ना, तो जो दूसरी वर्ब होती है ना, दूसरी वर्ब वो होता है हमारा एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर तो टू लगाना पड़ता है हमें, टू। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस बनाते होंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब भी हम ना टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हमेशा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो मुझे हैव लिखना है, और यहां पे किल्ड है, लेकिन आप ध्यान देना आपको टू लगाना पड़ेगा यहां पे। तो नॉट टू हैव किल्ड, नॉट टू हैव किल्ड होना चाहिए, टू लगाना पड़ता है जब आपको कभी भी क्या लिखनी होती है? एक से ज्यादा वर्ब सेंटेंस में। तो इस तरह से आपके आंसर बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे। आपको समझ में आ गया? इस तरह से आज की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था आपका एक बड़ा अच्छा सा तरीका कि कैसे। तो अगर मैं समराइज करूं आज की चीजों को, तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो भी क्लोज टेस्ट रहा है आपके सामने, पहले आप थोड़ा सा एक उसका आइडिया ले लो जरूर। उसमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाना चाहिए किससे रिलेटेड है। हाँ, एक थीम ओवरऑल अगर आपको पता चल गया कि किससे रिलेटेड है, तो कुछ ऑप्शंस जो ऐसे होंगे जो उसमें आप क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो कि ये आंसर इसका बन सकता है ना, ये नहीं बन सकता है। जो नहीं बन सकता है उसको हटाते चले जाओगे, और जो बन सकता है उसको लगा डालोगे। ऐसा चलना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, ये एक तरीका है लिखने का आपको। ठीक है, चलो इस तरह से करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप पुराने प्रैक्टिस कर लो, आप प्रेपोजिशन वगैरह के देखो क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्लाइड के अंदर ही। द पोएट डिस्क्राइब डैश द स्प्रिंग सीजन। बताओ क्या है? अगर आपने पढ़ी है क्लासेस तो बता दो जरा, क्या आपने डिस्क्राइब के साथ कुछ सीखा था? बच्चे कह रहे यस सर, डिस्क्राइब के साथ तो प्रेपोजिशन आता नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा सी, नो प्रेपोजिशन, नहीं लगाना है प्रेपोजिशन। इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते कभी भी डिस्क्राइब के साथ। आगे देखो, वी डिस्पोज डैश आवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई। अब देखो, डिस्पोज के साथ क्या सिंगल एफ आना चाहिए कि डबल एफ आना चाहिए? तो हमने सिखाया था आपको सिंगल एफ, डिस्पोज ऑफ, यानी कि आपको डबल एफ नहीं, डिस्पोज के साथ सिंगल ऑफ लगाना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट, ही असेंटेड डैश माई प्रपोजल
एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। तो जरा देखो, असेंटेड का मतलब जस्ट लाइक एक्सेप्ट करना, और असेंटेड से हमने याद कर लिया था टू प्रेपोजिशन। क्या लगाते हैं इसमें? टू प्रेपोजिशन। असेंटेड टू लगाना चाहिए हमें, असेंटेड टू होता है। आगे देखो, डिस्पाइट डैश। अब याद करो, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बच्चे कह रहे सर ऑफ लगाना गलत होता है, इंस्पाइट ऑफ होगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, इसीलिए नो प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। ठीक है जी, आगे देखो, फटाफट से करेंगे। आई विल अवेल। अवेल के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑफ। पर आप ध्यान रखना, पहले आता है रिफ्लेक्सिव वर्ड। रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ वाला वर्ड, तो पहले आएगा रिफ्लेक्सिव, फिर आएगा ऑफ, तो आंसर डी होगा, डी होगा आंसर। फिर देखो, शी कैन डैश एनी डिफिकल्ट, तो कैन कोप अप विद होगा, नहीं हो सकता इकट्ठा। कोप विद होगा, बिल्कुल हो सकता है। पुट अप विद होगा, बिल्कुल हो सकता है। बोथ ए, यानी आंसर तो फिर यही है, क्योंकि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है ना? हैंडल करना, या तो कोप विद या कोप अप। अगर इकट्ठा लिखना चाहते हो विद और अप को, तो फिर पुट अप विद लिखा जाता है। ठीक है जी। ही इज एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है, तो आपका आंसर सी, डबल नहीं सिंगल एफ होना चाहिए। फिर आता है द एटमोस्फियर कंप्राइजेस। कंप्राइजेस देखो, कंप्राइजेस का मतलब मिलकर के बने होना, आप इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते, नो प्रेपोजिशन। ही वॉज bereft, bereft ऑफ होता है, इसीलिए लाएंगे सिंगल एफ। ठीक है। A large sign near the entrance was visitor to beware of pickpocket बोलते हैं ना, तो ऑफ लगाएंगे सिंगल एफ वाला। He is suffering, suffering के साथ बीमारी का नाम आता है, तो from लगाते हैं, इस तरह से। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नई प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करते हैं, और इसी तरह से अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट धीरे धीरे होने वाला है, और मैं बहुत जल्द आपको पूरे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स करेंगे हम, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से प्री का एग्जाम होगा आपका। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आज इतना करना चाहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।